हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। आज से हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो आज आपकी सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के घटना चक्र की पहली क्लास है। तो इसके अलावा हम ज्योग्राफी और पॉलिटी के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी के घटना चक्र पर आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। इन पर मैराथन क्लासेस भी आ गई हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखें। आपको ये सभी क्लासेस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। सभी सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। साइंस के घटना चक्र की भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस में आपको साइंस पढ़ना होता है। तो इसमें आपको मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करना होता है। तब माना जाता है कि आपका साइंस जो है कवर हो चुका है। देखिए, आपको यहाँ पर फिजिक्स को कवर करना होगा। फिजिक्स के बाद आपको यहाँ पर केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान को कवर करना होगा। देन आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान को कवर करना होगा। अगर हम अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये देखें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आते हैं, तो आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले सही टाइम में ये चीज़ हमारी कवर हो जाए, तो बायोलॉजी को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के सेक्शन को कवर करेंगे, देन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री भी आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़नी होती है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को सबसे पहले कवर करना है। तो जब हम हिस्ट्री के घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट करेंगे, देन वहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और इसकी क्लास भी आपकी जल्द ही आने वाली है। तो हम यहाँ पर 3 से 4 सब्जेक्ट के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका टाइमली ये घटना चक्र कवर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो काफ़ी पास आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आपका ARO का एग्ज़ाम है। देन 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका 17 मार्च को है। ऐसे में काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो आपको अपने रिवीजन को जल्दी से कंप्लीट करना है। 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है: घटना चक्र पर फोकस करना है, करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, और इसके अलावा टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं एंड देन उनका डिस्कशन करना है। टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कौन से आपके वीक पोर्शन है, कहाँ पर आप ज़्यादा सवाल गलत करते हैं, और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट से ही सीखने को मिलेगी। टेस्ट देते समय आपको नंबर पर फोकस नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारे इतने कम नंबर आ रहे हैं या इतने ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट देने का जो सही मतलब होता है वो होता है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस के थ्रू आप जो टेस्ट से सीखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन नंबर्स। तो नंबर्स पर आपको फोकस नहीं करना है। देखिए, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर्स को दिखाते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके बायोलॉजी का इंडेक्स है। सबसे पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, दूसरा चैप्टर है आपका जैव विकास को लेकर। तीसरा चैप्टर वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ चैप्टर आपका कोशिका का है। 5वां चैप्टर आनुवंशिकता। 6ठा चैप्टर जैव उर्वरक। इसके बाद 7वां जो होगा वो मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान। यहाँ पर आपका कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे जो भी मानव शरीर से रिलेटेड होते हैं। देन आपका 8वां चैप्टर होगा पादप कार्य की, यानी कि जो बॉटनी है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो
आपके यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएंगे। देन 9th चैप्टर रोग एवं उपचार, तो यहाँ पर हम देखेंगे विषाणु जनित रोग के बारे में, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। देन 10वां चैप्टर आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी को लेकर होगा। 11 चैप्टर आपका मिसलेनियस होगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, तो आज की जो सबसे पहला चैप्टर है आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके शुरू में नोट्स दिए गए होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू ही हम अपना रिवीजन करने वाले हैं, चीज़ों को लर्न करने वाले हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है और सीखना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। आपको बताना है कि जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला कथन है केवल जीवित जानवरों का, दूसरा है केवल जीवित वनस्पति का, तीसरा कथन है जीवित व मृत जानवरों दोनों का, और चौथा कथन है जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जूलॉजी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है, जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवित व मृत जानवरों दोनों का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जंतु का अध्ययन किया जाता है। जंतु चाहे आपका जीवित हो या मृत हो, यहाँ पर दोनों का ही अध्ययन किया जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर गलत इस क्वेश्चन को नहीं करना है। देखिए, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक यानी कि फादर अरस्तु को माना जाता है। तो आपने देखा, जूलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है आपकी जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के जनक यहाँ पर आप देख सकते हैं अरस्तु को माना जाता है। तो इसके फादर कौन है? अरस्तु। इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दो सूची यहाँ पर दी गई हैं, आपको इनका मिलान करना है। एक तरफ पक्षी, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म आपको बताना है, और दूसरी तरफ उनका डोमेन दिया गया है, किसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक तरफ आपको लिखा हुआ है पैलियो बायोलॉजी, तो पेलियो बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने इन्हें याद किया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। दूसरा है इकोलॉजी, तीसरा है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और फोर्थ है आपका जेनेटिक्स। आपको बताना है किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, जब आपको कुछ भी ना पता हो सकता है कि इन चारों में से आपको सिर्फ दो आ रहे हों, तो उसके बेसिस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज़ भी आपको सीखनी है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आपने जेनेटिक्स के बारे में सुना होगा। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स आपका किससे मिलान करेगा? आप सभी को पता है वंशागति। तो जेनेटिक्स आपका वंशागति से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जीन की बात की जाती है, किस प्रकार पेरेंट्स से गुण अपने बच्चों में जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जेनेटिक्स है वो आपका वंशागति से रिलेटेड है, ये आप सभी को पता होगा। देन एक चीज और यहाँ पर दी गई है इकोलॉजी। आपको इकोलॉजी के बारे में भी पता होगा कि कहीं ना कहीं जो इकोलॉजी है वो आपका पर्यावरण से संबंधित होता है। तो इनके आधार पर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये जो एक अप्रोच है, ये आपको अप्रोच डेवलप करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, जो आपका जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स किससे मिलेगा यहाँ पर आपका, यानी कि जो बी है, फोर्थ का बी का यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपका बी है, और बी का यहाँ पर 4 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बी का 4 यहाँ पर दिया गया है, और बी का 4 यहाँ भी दिया गया था। अभी भी अब आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपका यहाँ पर या तो बी आंसर होगा या फिर आपका डी आंसर होगा। इस चीज से आपको इतना पता चल गया। इतना पता चलने के बाद आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करते हैं? ए को आपको तुरंत एलिमिनेट कर देना है कि ये हमारा नहीं हो सकता है। देन सी को आप एलिमिनेट करेंगे, ये भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है वो आपको डेवलप करनी होगी। तो बी और डी में से हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है, हम श्योर हैं इस चीज को लेकर कि बी का आंसर आपका 4 ही होगा, जेनेटिक्स होगा, ठीक है।
देन हमने देखा था इकोलॉजी, जो हमारा सी है पर्यावरण, पर्यावरण हमारा 2 से मिलेगा। चलिए देखते हैं कि सी का 2 कहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी का 2 कहाँ पर दिया गया है। सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी में। सी का 2 आपका बी में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि डी में 1 दिया गया है। तो इस आधार पर भी आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा और सही आंसर कौन सा होगा, आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपने सीखा कि किस अप्रोच के साथ हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखिए आपको यहाँ पर सभी नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ 2 के बेसिस पर हमने अपना आंसर फाइंड आउट किया। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन में दिया गया होता है उसको अच्छे से लर्न कर लेना होता है। देखिए अभी जो बाकी का देखते हैं, जो आपका ए है, ए आपका पक्षी है, तो पक्षी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ए का सही होगा आपका 3। ए का मिलान किससे करेंगे आप, 3 से। तो ए का जो पक्षी का अध्ययन है वो आपका ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आपको याद करना है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षी का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन आपका पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन के साथ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप सही मिलान देख सकते हैं। देखिए पक्षी, पक्षी आपका ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियो बायोलॉजी, इन्हें आपको याद करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपने सीखा कि फूलों का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, एंथोलॉजी के अंतर्गत। लेकिन आपको सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है। देखिए बाकी की टर्म आप देखिए, फ्रेनोलॉजी यहाँ पर दिया गया है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी दिया गया है और पैलिनोलॉजी दिया गया है। आपको देखना है कि इन टर्म का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपसे अगली बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। देखिए आपके सामने है फ्रेनोलॉजी। तो फ्रेनोलॉजी क्या होता है, इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। दूसरी टर्म है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और चौथी टर्म है आपके सामने पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सबको आपको अच्छे से देखना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी की टर्म है, चलिए उन्हें भी अच्छे से देखते हैं। देखिए एक टर्म है आपके सामने इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्य की इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरी टर्म है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तीसरी टर्म है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। चौथी टर्म है मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जनांक। तो जनांक आपका जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनांक को डेमोग्राफी कहते हैं। तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, इथनोलॉजी। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एथनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एथनोग्राफी। एथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एथोलॉजी। एथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एथिक्स। एथिक्स में क्या होता है, इसमें नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन है आपके सामने, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसे। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बायोनिक्स। तो इसे क्या कहते हैं, इसको आपका बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बायोनिक्स, एक आपका बायोनिक्स है और एक आपका बायोनोमिक्स है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बायोनिक्स का मतलब अलग है और बायोनोमिक्स का मतलब अलग है। देखिए तो काफी सारी टर्म यहाँ पर मिलती जुलती आपको दी गई है। तीसरी टर्म है बायोनोमी और चौथी टर्म है बायोमेट्री। इन सभी का अलग अलग मतलब होता है, क्या होता है, इस चीज पर आपको ध्यान देना है। देखिए बायोनिक्स का मतलब होता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग करना। बायोनोमिक्स का मतलब होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना। तीसरी है बायोनोमी। बायोनोमी के अंतर्गत जीवन के नियमों, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाता है। चौथा है बायोमेट्री। बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, पादप जीवाश्मों का। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जंतु जीवाश्म बोला है, फफूंदी का बोला है, शैवाल का बोला है, तो कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। देखिए जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कहा गया है। इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो रेशम कीट पालन का को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन करते हैं। चलिए इसको आगे डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे चीजें दी गई हैं। सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागन हेतु मधुमक्खी पालन करते हैं। तो एपीकल्चर आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है, यह है आपका मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन करते हैं। तो यह आपका रेशम कीट के पालन से जुड़ा हुआ है, सेरीकल्चर। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि मधुमक्खी का उपयोग हम एपीकल्चर में करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर खेती और खेती का नामकरण दिया गया है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेशन के साथ पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। देखिए एक तरफ है फूलों की खेती, इसका यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको गलत पहचानना है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है, सब्जियों की खेती क्या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। एक प्रकार से ये सही है, लेकिन सही पूरी तरीके से ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम काफ़ी सारी चीज़ों की खेती करते हैं। यहाँ पर सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं। अभी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये आपका जो यहाँ पर गलत दिया गया है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम सिर्फ सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। आप देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती होती है,
एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों की खेती होती है और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। अभी देखिए कि ये गलत क्यों था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि यानी कि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर तथा फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आती है। यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपका फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि और फूलों की कृषि तीनों आएंगे, सिर्फ फलों की कृषि नहीं आएगी। इसीलिए वो आपका वहां पर गलत था, क्योंकि यह एक विशिष्ट पद्धति है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बाकी सब हमने देखा कि क्या सब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओलेरीकल्चर। तो इसे आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको गलत पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा। ये आपका गलत दिया गया है, बाकी सभी सही है। देखिए एपीकल्चर, शहद की मक्खी यानी कि शहद का उत्पादन। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म से जुड़ेगा। हॉर्टिकल्चर यहाँ पर फूल से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं पिसीकल्चर आपका मछली पालन से संबंधित है, इसीलिए ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो आप देख सकते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित है। सबसे पहला है आपके सामने लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन किया जाता है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर दिया गया है, बाकी सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन किया जाता है। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है और आइकोनोग्राफी के अंतर्गत चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शब्दकोश के संयोजन से। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने 16 क्वेश्चन, विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन एक उत्पादित होता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अंगूर। तो विटिकल्चर आपका अंगूर के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, इसे आपको जरूर याद रखना है। देखिए विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन और उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। 17 क्वेश्चन है आपका, कीट संवर्धन क्या होता है। तो कीट संवर्धन क्या होता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीट संवर्धन कीटों जैसे कि केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। 18वां क्वेश्चन है, वर्मीकल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थवर्म। देखिए वर्मी कंपोस्ट को वर्मीकल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। 19वां क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगाइए। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वृद्ध। तो वृद्धों का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। देखिए जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवा अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं। 20 क्वेश्चन है आपके सामने, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, आनुवंशिकता और विचरण। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। देखिए जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों और इनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। पहला प्रश्न है आपके सामने, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। आपको बताना है कि वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी क्या है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। इसके अलावा देखिए आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, आपको ध्यान देना है बाकी के जो ऑप्शन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया था ओंकोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो आपको ये भी पता करना है कि ये किस चीज के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो सकता है अगली बार यहाँ से पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। देखिए दूसरा टर्मिनोलॉजी है आपके सामने, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया
किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका टेरेंटोलॉजी। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के तहत। इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। फिर से रिपीटेशन है क्वेश्चन की। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जेरेंटोलॉजी। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह आपका मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। आपको याद रखना है, पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। देखिए, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है, फिजिकल फैक्टर है, जिससे हर पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है। 24 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओरोलॉजी। ओरोलॉजी के तहत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के तहत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। 25 क्वेश्चन है आपका, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। इसे आपने पहले भी देखा था। 26 क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी ये आपकी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। तो आपने देखा, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के तहत हम पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। 27 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेमेल है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, साइकोलॉजी। देखिए, यहाँ पर आपका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी यह जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान या इनसे अलग विद्या है। इसीलिए ये आपका यहाँ पर बेमेल होगा। 28 क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका साइंस का पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। यह चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। आप देख सकते हैं, अभी दूसरा चैप्टर है आपके सामने, जैव विकास। जैव विकास चैप्टर भी, यह टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए फिर अभी इसे देखते हैं, जैव विकास से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको पूरा स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो कौन सी गैस पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल में अनुपस्थित थी, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन प्राचीन वायुमंडल से अनुपस्थित थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? आपको बताना है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और चौथा है उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन, यह इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वरणवाद या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी है। डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो यह पुस्तक है आपकी डार्विन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, डार्विन ने। यह आपको पता चल गया। सेवंथ क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। देखिए, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक हैं लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दी गई हैं। एक तरफ आपके सामने है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, विकास का सिद्धांत किसने दिया है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरॉन अवधारणा। तो इनका आपको सही मिलान करना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप सही सुमेलित देख सकते हैं। देखिए, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की थ्योरी आपकी ह्यूगो डी व्रिज ने दी है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। विकास का सिद्धांत आपको पता है डार्विन ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यह आपकी बीडल और टैटम ने दी है, इसे आपको देखना है। ओपेरॉन अवधारणा यह जैकब और मोनोड ने दी है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक वरण। देखिए, जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों जीनोटाइप्स तथा एलिलो जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में
अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को हम अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने की थ्योरी से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीता। चीता के बारे में ऐसा कहा जाता है। देखिए, चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रो मैग्नोन मानुस। क्रो मैग्नोन मानुस आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रो मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नोन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, एक शब्द है डेनिसोवन। तो डेनिसोवन शब्द कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? आपको याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह एक आदि मानव स्पेसीज थी, एक आदि मानव जाति थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की गई। घोषणा 1 मई 2019 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यह जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो ऑर्कियोपेटेरिक्स आपका जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्कियोपेटेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति यानी कि रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? अभी हमने देखा था कि यह सरीसृप व पक्षी के बीच की एक योजक कड़ी है। 17वां क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। आपको बताना है कि मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ते का, ऊंट का, हाथी का, घोड़े का? सही आंसर ऑप्शन डी है, हाथी का। मैमथ आपका हाथी का पूर्वज है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है और यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर आपके मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य में थे, यानी कि मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। 19वां क्वेश्चन है आपका, डायनासोर रहे। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेसोजोइक युग में। तो डायनासोर आपके मेसोजोइक युग में थे। 20वां प्रश्न है
आपके सामने जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। तो यह जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो दूसरा चैप्टर था जैव विकास, वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, तीसरा चैप्टर है आपका वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हम सॉल्ट में समझेंगे कि वर्गीकी, टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो आपने देखा कि टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहों में, छोटे बड़े समूहों में बांटते हैं। तो यह आपका वर्गीकी कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका कैरोलस लीनियस को। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, किंतु वर्तमान में विटेकर के 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। देखिए ये सब बताने का तात्पर्य यही था, आपको 5 किंगडम सिस्टम से परिचय कराना। टैक्सोनॉमी मेनली आपकी इस 5 किंगडम सिस्टम पर ही बेस्ड है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम क्या है, सबसे पहले आप इसे देखिए जो विटेकर ने ये 5 जगत प्रणाली दी है, तो ये 5 प्रकार के समूह हैं जिनमें समानताओं के आधार पर और असमानताओं के आधार पर जीवों को रखा गया है। तो ये 5 जगत प्रणाली कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहली है आपके सामने मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के जीव जंतुओं की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें किस प्रकार के जीव जंतुओं को रखा गया है, ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा है प्रोटिस्टा जगत प्रणाली। तीसरा है कवक जगत प्रणाली। चौथा है पादप जगत प्रणाली और 5वां है जंतु। तो आपने यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत प्रणाली को देखा। ये मेनली आपके 5 ग्रुप होने वाले हैं, आपको इसे इस प्रकार से समझना है। बस अब आपको यहाँ पर ये चीज नोटिस करनी है किसकी क्या विशेषता है। चलिए अभी हम जो आगे का रिवीजन है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, आपको उन्हें अच्छे से देखना है। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अच्छे से देखना, समझना है और आंसर करने का प्रयास करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है। यहाँ पर आपसे सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, कवकों की, कीटों की, पादपों की और जीवाणुओं की। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या किनकी है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कीटों की। तो दोस्तों यहाँ पर जीवों में सबसे अधिक संख्या है आपकी कीटों की, ऐसा रिसर्च के दौरान पता लगाया गया है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी कि इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने ऊपर 5 ग्रुप देखे थे, अब आपको बस यही समझते हुए चलना है कि कौन सा जीव जंतु कौन से ग्रुप यानी कि कौन से संघ के अंदर आता है। जैसे कि हमने कीट की बात की, तो कीट कौन से संघ के अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा संघ। तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। कुल ज्ञात जातियों यानी कि 15 लाख से अधिक जातियों में से सर्वाधिक जातियां, लगभग 10 लाख से अधिक जातियां कीटों की हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर कथन और कारण में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए कथन है आपके सामने, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है और कारण यहाँ पर दिया गया है, सभी एक कोशिकीय जीव
अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही प्रश्न ए हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। एक बार फिर से देखिए, कथन था अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। देखिए जब आपको पता लग जाए कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तब आपको उसे एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। तो अभी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से गेन करिए। देखिए अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यहाँ पर आपको फोकस करना है, एक कोशिकीय जीव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इसको और अच्छे से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, गर्म रुधिर वाले जंतु। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, तो दोस्तों यहाँ पर आपको गर्म रुधिर वाले जंतु के बारे में पता होना चाहिए। ये किस प्रकार के जंतु होते हैं और ये मेनली किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। पहला कथन ये आपसे दिया गया है और दूसरा कथन दिया गया है कि वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। तीसरा कथन है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और चौथा कथन है वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अभी यहाँ पर आपको सीखना है कि गर्म रुधिर वाले जीव जंतु क्या होते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको अच्छे से समझेंगे। इनको हम समतापी भी बोल सकते हैं, होमोथर्मल। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। तो वार्म ब्लडेड जंतु कौन से होते हैं? जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं। जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड जंतु भी बोलते हैं। तो इन्हें असमतापी जंतु बोला जाता है। इन्हें आपको ध्यान रखना है, ये इनके बिल्कुल विपरीत है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत कथन पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यह आपका एक गलत कथन है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी गलत स्टेटमेंट है जो कि आपका सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पर सही दिए गए हैं तो आप इन्हें एक बार समझ सकते हैं। देखिए गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, सही है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ये तीन कथन सही हैं और आपका वो गलत दिया गया है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूरोस्टमी यूसी लोमेटा यूमेटाजोआ होते हैं जिनकी डिंबक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते। वहां पर आपसे कहा गया था, आप इस स्टेटमेंट को पकड़िए, वहां पर आपसे कहा गया था कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, लेकिन सही आंसर क्या है कि प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मछली नहीं है। देखिए इसका यहाँ पर क्या होता है, आपको मेनली नाम पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये मछली है लेकिन वो मछली नहीं होती है, इसीलिए आपको इसे नोट कर कर याद करना है। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्टारफिश। तो देखिए आप इसके नाम से देखिए स्टारफिश, स्टारफिश पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि यह एक मछली है लेकिन वास्तव में यह एक मछली नहीं है। और बाकी सब यहाँ पर मछलियां हैं, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सब मछलियां हैं जबकि स्टारफिश एक मछली नहीं है। देखिए कुछ समुद्री जंतुओं के नाम
मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियां नहीं हैं। जैसे आपको इन्हें एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है, जो अभी नाम मैं बोलने जा रही हूँ वो आपकी मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश, ये सभी आपकी फिश जैसी नाम दिखने वाली ये मछली नहीं है। आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना है क्योंकि बार बार ये लगातार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? आपको बताना है कौन सी एक वास्तविक मछली है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कैटफिश। तो कैटफिश यह आपकी एक वास्तविक मछली है, जबकि रजत मीन, जेलीफिश, एक मिनट देखिए, जबकि रजत फिश, जेलीफिश और क्रेफिश ये आपकी मछली नहीं है, जबकि कैटफिश यहाँ पर एक वास्तविक मछली है। देखिए, रजत मीन यानी कि सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट होता है, क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर होता है, जबकि जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मछली है। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप में मछली है। देखिए, सितारा मछली यानी कि स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। तो ये स्टारफिश क्या है? यह एक जंतु है, ना कि एक मछली। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हेगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैपस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। तो समुद्री घोड़ा क्या है? यहाँ पर समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। आपको यहाँ पर बस इतना याद कर लेना है। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन एक मछली है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा। नौवां प्रश्न है आपके सामने, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, व्हेल मछली। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। देखिए, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्तनपायी। तो व्हेल आपका स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, व्हेल। यह प्रश्न आपने देखा कि बार बार रिपीटेशन के साथ आपसे पूछा जा रहा है। 12वां प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, एकिडीना। एकिडीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चमगादड़। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यहाँ पर आपको देखना है, चमगादड़ उड़ने की वजह से आपको ये नहीं मान लेना है कि यह पक्षी वर्ग में आएगा, क्योंकि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्र बाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? सही आंसर ऑप्शन ए है, चमगादड़, जिसे हमने अभी डिटेल में ऊपर समझा था। 16वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 3, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये आपके मेनली स्तनधारी हैं। समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा आपको पता है एक वास्तविक मछली होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। देखिए, इसके अलावा समुद्री घोड़ा
एक प्रकार की कशेरुकी की मछली है। समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि समुद्री घोड़ा क्या है, यह एक कशेरुकी की मछली है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री सिंह यह आपके स्तनधारी वर्ग में आएंगे। 17वां प्रश्न है आपके सामने, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, स्तनी में। देखिए, डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूचूक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, स्तनपाई। तो यहाँ पर आपको इसे अच्छे से समझना है। सील या फोखा एक स्तनपाई जंतु है जो गण कॉर्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय, चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, नृशंस प्राणी कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ओटर। ओटर एक नृशंस प्राणी है। देखिए, ओटर को ही आपका उदबिलाव कहा जाता है। तो उदबिलाव या ओटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु यानी कि मैमल्स है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर यानी कि ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, सैलमोशक और वज्रसल्क, ठीक है, उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही आंसर है। 1 और 3, तो 1 और 3 यानी कि जाहक यानी कि हेजहोग और वज्रसलक पैंगोलिन, ये ऐसे जंतु हैं जो स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वयं को लपेटकर सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जाहग या हेजहोग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया किस चीज को बताता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फीबिया अर्थात उभयचर। उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक और टोड। तो मेंढक और टोड ये आपके एम्फीबिया वर्ग में आते हैं क्योंकि ये स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं। 22 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है। सही आंसर ऑप्शन ए है, जानने की इच्छा प्रकट करना। देखिए, बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लंगूर। लंगूर एक कपी नहीं है, जबकि गिबन, गोरिल्ला और ओरंग उटान ये आपके कपी वर्ग में आते हैं। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपी प्राणी जगत में होमिनोइडीय महापरिवार के सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे कि गिबन। महाकपी बड़े आकार के मानवनुआ कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। 24 क्वेश्चन है आपका, मानव सदृश लघुतम कपी है। सही आंसर ऑप्शन ए है, गिबन।
25 क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो नीलगाय आपकी हिरन के कुल में आती है। सही आंसर हिरन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगारों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गीदड़ के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। 27 प्रश्न है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, एक मृदु कवची मोलस्क। ऑक्टोपस एक मोलस्क होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है, यानी कि मोलस्क है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक भी पाए जाते हैं। 28 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा आकशेरुकी कौन होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्क्विड। स्क्विड सबसे बड़ा एकशेरुकी है, जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा एकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा सीप। सीप यानी कि ऑयस्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा केकड़ा। तो केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी किस प्रकार से, तो यहाँ पर समझिए। देखिए केकड़े का वर्ग होता है मैलेकोस्ट्रेका। तो मैलेकोस्ट्रेका वर्ग में आपका केकड़ा आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये आपके एरेकिनिडा वर्ग में आते हैं। इसी कारण से केकड़ा इनसे अलग है। 31 क्वेश्चन है आपका, कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ एक किस्म है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा मुर्गे की। कड़कनाथ मुर्गे की एक किस्म है। मध्य प्रदेश के झाबुआ मूल के कड़कनाथ मुर्गे को स्थानीय भाषा में काली माशी कहा जाता है। इसकी त्वचा और पंखों से लेकर मांस तक का रंग काला होता है। तो आपको याद रखना है कड़कनाथ एक मुर्गा है। 32 क्वेश्चन है आपका, व्हाइट लेन हॉर्न एक किस्म है। सही आंसर ऑप्शन सी होगी कुकुटों की। व्हाइट लेन हॉर्न कुकुटों की एक किस्म है। 33 प्रश्न है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा मकड़ी वंशी। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। देखिए टिक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। 34 क्वेश्चन है आपके सामने, जुगनू होता है एक। सही आंसर ऑप्शन बी होगा कीट। जुगनू एक कीट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुगनू कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकर्षित करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। 35 क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा मकड़ी। मकड़ी एक कीट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मकड़ी वर्ग एरेकिनिडा तथा करम एरेनी का एक जंतु है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद यानी कि लेग्स पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण होता है। तो कीट का विशिष्ट गुण क्या होता है कि इनमें 6 पैर पाए जाते हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि इनके 8 पैर पाए होते हैं।
36 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मकड़ी। आपको पता है कि मकड़ी एक कीट नहीं है। 37 क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 8 पैर, 8 टांगे मकड़ी में पाई जाती हैं, इसीलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मकड़ी। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का रक्त सफेद होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। 40 क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वो फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। 41 क्वेश्चन है आपका, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा गोशामर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशामर रेशम कहलाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेशम प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोशामर रेशम कहा जाता है। रेशम के अन्य प्रकार हैं मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम आदि। 42 क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सही आंसर ऑप्शन बी है। 1, 2, 3 यहाँ पर सभी कथन सही हैं, इसीलिए आपको इन्हें एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। सबसे पहला कथन है, फीता कृमि उभयलिंगी है। सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। सही है। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है। फोर्थ कथन गलत दिया गया है कि गिनी कृमि एनालिड होते हैं, तो ये गलत है। सही आंसर ऑप्शन बी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप, जबकि कथन 4 आपका सही नहीं था क्योंकि गिनी एक सूत्रकृमि है, और यहाँ पर क्या बताया था कि गिनी कृमि एनालिड हैं, जो कि गलत है क्योंकि गिनी कृमि आपका सूत्रकृमि होते हैं। 44 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। इस ग्रुप के जंतु क्या होते हैं? ये सब रात्रिचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। 45 क्वेश्चन है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं या नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। आपको बताना है मच्छरों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर सिर्फ केवल 2 और 5 कथन ही सही दिया गया है। केवल 2 और 5 आपको इन्हें अब एज ए इंफॉर्मेशन गेन करना है। आपको मच्छरों के बारे में याद रखना है कि केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा मच्छर के डैने बड़े होते हैं। तो अब ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के रूप में हो गई। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों स्तनियों का रुधिर चूसती है और बाह्य परजीवी के रूप में होती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूसती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़ी होती है। 46 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है।
क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र इंटेस्टाइन में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कंगारू चूहा। देखिए अभी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, तो सही आंसर कंगारू चूहा होगा। देखिए कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्राय ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। 48 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कंगारू चूहा। 49 क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, जंभिका दंत का। सांप के जहरीले विष दंत जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोदभिद कहते हैं। 52 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? आपको बताना है कौन सा एक कीटहारी पादप है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, घटपर्णी। घटपर्णी आपका एक कीटहारी पादप है। घटपर्णी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए घटपर्णी को पिक्चर प्लांट कहा जाता है। तो पिक्चर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। 53 क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पत्ता। घटपर्णी पौधे का पत्ता घट में रूपांतरित हो जाता है। देखिए घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक, कलस या सुराही की भांति विकसित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है, वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। 54 क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, घटपर्णी। क्या घटपर्णी परजीवी आवर्त बीजी है? तो देखिए यहाँ पर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। ईस्ट का मिलान आपका किण्वन से होगा। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन होती है। एलोवेरा आवर्त बीजी होता है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर दिक्कत थी। घटपर्णी या नेपथिन्स का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। 55 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, घटपर्णी जलोदभिद। तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप या फिर एपीफाइट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटपर्णी नेपथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाख होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। 56 क्वेश्चन है आपका, नेपथिन्स यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा पाया जाता है, तो यह आपका
का बेसिकली मेघालय में पाया जाता है। नेपथीन्स घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। 57 क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग हल्दी प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद होता है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोंगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 58 क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकंद। 59 क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ड्रूप। तो लीची को किस में रखा जाता है? ड्रूप में। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। 60 क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शकरकंद। आप यहाँ पर देख सकते हैं शकरकंद कोवालवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यहाँ पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय व्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, शकरकंद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना होता है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अदरक। अदरक एक तना है। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। 63 क्वेश्चन है आपका, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 64 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको इनका मिलान करना है, प्रकंद, स्तंभकंद, सल्ककंद और घनकंद। तो इन्हें आपको मिलाना है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट मिलान देखिए प्रकंद आपका अदरक होता है, स्तंभकंद आलू होता है, सल्ककंद लहसुन होता है और घनकंद आपका जिमीकंद सूरन होता है। 65 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, आलू। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिनमें भोजन का संचय यानी कि स्टोरेज हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं यानी कि बड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। 66 क्वेश्चन है, आलू है एक। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कंद। आलू एक कंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं। भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधों का विकास होता है। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कवक मूल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर्या है यानी कि फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। 68 क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कवक और पौधों के मध्य। माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। 69 क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सहजीवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस का जीवन यापन करते हैं, जहां एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन
यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। 70 क्वेश्चन है आपका, मटर पौधा है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा साग। मटर पौधा आपका साग के अंतर्गत आएगा। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री है, शाखीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। 71 क्वेश्चन है आपका, लौंग है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा बंद कलियां। लौंग को बंद कलियों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है, जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमैटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद क्रम से कर्नाटक और केरल का स्थान आता है। 72 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा लौंग। 73 क्वेश्चन है, लौंग है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा सूखा फूल। 74 क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। 75 क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा फूल कली। तो लौंग फूल कली का निरूपण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 76 क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा फूल की कली से। 77 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा केसर बीज। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। इनको भी आप देख सकते हैं। अदरक, राइजोम, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। यहाँ पर आप देखिए केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है। इसमें सैफ्रनोल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन भी पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि और भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में किया जाता है। 78 क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण। सही आंसर ऑप्शन सी होगा फूल के बीज बनाने वाले भागों का। तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का केसर एक सूखा मिश्रण होता है। 79 क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा आलू, मूल। यह आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। इन्हें आप देखेंगे, अदरक प्रकंद से मिलेगा, प्याज मांसल पर्ण, नारियल भ्रूणपोष। देखिए आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, न कि मूल, इसीलिए आपका ये यहाँ पर गलत है। 80 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा तना। 81 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा भिंडी। तो भिंडी एक फल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एबिल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना और मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। 82 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे काफी पूछा जाता है, काफी बार आया है। तो सच्चा फल नहीं है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है। देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं आपका सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। 83 क्वेश्चन है, पादप कली है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा एक भूर्णीय टहनी। देखिए वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रहो को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। 84 क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा क्वैकर्स। तो कार्क आपका क्वैकर्स नाम के पौधे से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित
आकार का, पतली भित्ति वाला और मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। 85 क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा सल्फर यौगिक। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध यानी कि स्मेल का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील और महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 86 क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा सल्फेनिक अम्ल। प्याज के द्वारा सल्फेनिक अम्ल निष्कासित किया जाता है। देखिए, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड एमिनो अम्ल के सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिंक प्रोपेशनियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है और जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 87 क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। 88 क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा कैप्सेसिन की उपस्थिति। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। 89 क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा कैप्सेसिन। 90 क्वेश्चन है आपका, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा कोशित प्यूपा चरण में। देखिए, रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 91 क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं, सही आंसर ऑप्शन डी होगा सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट वर्ग का प्राणी है, यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, सही आंसर ऑप्शन डी होगा मोती। तो मोती आपका कीटों से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होती है। रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा घृत कुमारी। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नगदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। 94 क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा आवर्तबीजी पादप से। देखिए, कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्तबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और प्रियन से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। 95 क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा सिनकोना की छाल से। 96 क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा छाल से। 97 क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा छाल। 98 क्वेश्चन है आपका, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा बीजीय पादप से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि है बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियां भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। 99 क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
100 क्वेश्चन है आपका। देखिए 100 क्वेश्चन ये आपका विवादित है, इसीलिए हम इसे नहीं देखेंगे। 101 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डाइटम। तो डाइटम क्या है? एक कोशीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग सोलोइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में भी यहाँ पर हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल। तो कोशिका से जितना भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको यहाँ पर याद रखना है कि नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। यहाँ से आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक के अलावा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिशर का नाम। आपसे पूछा जाएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया था आपका जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो आपको बताना है कि सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका अंग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है जो कि द्विवलियक या एक वलियक होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है और अन्य प्रश्न यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 पाई जाती है। यहाँ पर आप इसे थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। देखिए पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY महिला में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा उत्परिवर्तन। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। देखिए इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस
जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? सही आंसर ऑप्शन डी होगा छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के मामले में भिन्न होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है, जो कि हरे पौधों में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। 9th क्वेश्चन है आपका, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। आपको ध्यान रखना है, श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन हाउस या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 13वां क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा ए तथा बी, यानी कि प्रोटीन से और लिपिड से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अद्र पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा, मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड द्वारा होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं जिसके बीच बीच में कुछ प्रोटीनें होती हैं। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन्हें यहाँ पर आपको याद करना है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम्स लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा तिल्ली। आपको याद रखना है मानव शरीर की तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। देखिए लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी का कहना है कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, जो कि असत्य है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण की। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आप इन्हें समझ सकते हैं। देखिए स्तंभ कोशिकाएं ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों
के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपके सही हैं, जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, स्तंभ कोशिका, स्टेम सेल्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो स्टेम सेल्स एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, एपोटोसिस। देखिए, एपोटोसिस इसे कहते हैं, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण, सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। 19 क्वेश्चन है आपका, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रेब्स चक्र। इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र, इसे आपको अच्छे से समझना है। देखिए, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने 1937 ईस्वी में की थी। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यह चक्र कहां पर संपन्न होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कोशिका से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आनुवांशिकता से, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आनुवांशिकता की खोज जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गार्डन पी यानी कि मटर। इन्होंने मटर पर अपने प्रयोगों को किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम इन्होंने बताया प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम बताया पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये आपके 3 नियम हैं जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लैंगिक जनन। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जीन्स के चित्रण से। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रोमोसोम्स के द्वारा। देखिए, जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वोल्डेयर थे। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं, जैसे रियोवायरस।
7वां क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सुटन एवं बावेरी ने। देखिए, वॉल्टर सुटन तथा थियोडोर बावेरी ने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत दिया था। 8वां क्वेश्चन है, जीन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए का एक भाग। तो जीन क्या है? यह डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। उद्विकास के लिए आनुवंशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण और उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्थिर रहती है। तो गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। 12वां क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। 13वां क्वेश्चन है, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बारबरा मैक्लीटॉक। तो बारबरा मैक्लीटॉक के द्वारा जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर आप जंपिंग जीन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। देखिए, जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लीटॉक थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे यानी कि स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं, जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। 14वां क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, टायरोसिन। तो डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक एमिनो अम्ल है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। 15वां क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय क्षार समाचार एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाचार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या वह साइटोसिन होती है। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। 16वां क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी?
इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक तथा विलिंकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिसर ने की थी। इन्हें आपको याद रखना है। 17वां क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वॉटसन तथा क्रिक के द्वारा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, विलिंकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत की। इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता, बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलीय डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, राइबोजाइम्स होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आरएनए। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमैन को 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 क्वेश्चन है आपका, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? यहाँ पर आपको 4 बताए गए हैं। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले व्यक्ति, एक्सरे तकनीकी व्यक्ति, कोयला खनक या रंगरेज और रंग साज। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 2। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आनुवांशिकता नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका जैव उर्वरक होगा। इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।